सांसें इतनी तेज कि दिल सीने से बाहर आ जाए। पसीने में तर नोआ अपनी वाइट शर्ट के बटन खोल रही थी और पीछे निक उसे देखकर अपने दोनों टांग के बीच वाले सामान को पकड़कर हिलाने लगता है। ये कोई आम रोमांस नहीं था, ये वो हरामपना था जिसकी कीमत इन दोनों को बहुत बुरी तरह चुकानी पड़ने वाली थी। क्या दोनों में? हाँ, वही जो सोच रहे हो। कहानी शुरू होती है एक सन्नाटे भरी बारिश वाली रात से। अगला दिन वैलेंटाइंस डे है। जेनिफर अपनी बिल्डिंग के 49th फ्लोर पर अकेले बैठी है। ऑफिस पूरा खाली है। वो अपने फियांसे डेरिक को एक ईमेल टाइप कर रही है। वो लिखती है कि वो आज रात न्यूयॉर्क फ्लाइट ले रही है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार नहीं, एक अजीब सी उलझन, एक गिल्ट और थोड़ी टेंशन थी। उसके हाथ अचानक कीबोर्ड पर रुक जाते हैं। वो गहरी सोच में डूबती है और अचानक पूरा ईमेल डिलीट कर देती है। वो अपना सामान उठाती है, डेस्क पर रखे ग्लास जार से कुछ चॉकलेट्स अपने बैग में डालती है और निकल पड़ती है। उधर दूसरी तरफ बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर एक आदमी है, जय। वो वॉशरूम में हाथ धो रहा होता है कि अचानक पानी छलक पर उसकी पैंट पर गिर जाता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर इतना गंदा पैनिक आता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, लेकिन वो तुरंत लंबी सांस लेता है, खुद को कंट्रोल करता है और ड्रायर से कपड़े सुखाकर बाहर निकल आता है। जेनिफर पहले ही 49th फ्लोर से लिफ्ट में आ चुकी थी। लिफ्ट जैसे ही दूसरे फ्लोर पर आती है, वहां जय अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रहा था। वो लिफ्ट को देखता है और आवाज लगाता है, डोर होल्ड करना। जेनिफर दरवाजा खुला रखती है। जय अंदर आता है, एक पोलाइट स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है और बेसमेंट का बटन दबा देता है। अकेले लिफ्ट का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा था। जय उस टेंशन को तोड़ने के लिए जेनिफर के वैलेंटाइन वाले बैग पर पॉइंट करता है और थोड़ा मजाक करता है। जेनिफर भी हल्का सा स्माइल करती है और उसके हाथ में रखी वाइन बॉटल को देखती है। जय बताता है कि उसने अभी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील क्रैक की है और ये उसी का सेलिब्रेशन है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दोनों अजनबी थे पर थोड़े कंफर्टेबल हो रहे थे। तभी जय की नजर लिफ्ट की दीवार पर पड़ती है। वहां किसी ने एक अजीब सा क्रीपी स्टिक फिगर वाला ड्राइंग बनाया था। जय मजाक में कहता है कि पक्का किसी परेशान दिमाग वाले इंसान का काम है ये। जेनिफर भी इस पर थोड़ा हंसती है, लेकिन उनकी ये हंसी अगले ही सेकंड हवा हो जाती है। धड़ाम! लिफ्ट एक भयंकर झटके के साथ रुकती है। जेनिफर घबराकर पूछती है, क्या हम फंस गए हैं? जय तुरंत आगे बढ़ता है और इमरजेंसी बटन दबाता है, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो अलार्म का बटन लगातार बजाता है, पर वो भी बेकार था। जय को लगता है शायद पावर कट हुआ होगा, लेकिन जेनिफर की नजर स्क्रीन पर जाती है। वो कहती है, अगर लाइट चली गई तो स्क्रीन पर ये होटल का ऐड कैसे चल रहा है? साला ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था। जय अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसकी नसें बाहर आ जाती हैं, पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। दोनों कोने में लगे सिक्योरिटी कैमरा की तरफ पागलों की तरह हाथ हिलाते हैं, मदद मांगते हैं, पर कोई उन्हें देख नहीं रहा था। जेनिफर कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है, लेकिन नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। उस बेचारी की लिटरली फट चुकी थी क्योंकि उसकी फ्लाइट मिस होने वाली थी। जय उसको शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि थोड़ी देर वेट करते हैं, कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। पर जेनिफर को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बार बार उस कैमरा को देखती, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उन्हें वहां से घूर रहा है। माहौल का डर कम करने के लिए जय उससे बातें करना शुरू करता है। पता चलता है जेनिफर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में है और जय एक अकाउंट ऑफिसर है जो उसी बिल्डिंग में काम करता है। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और खामोशी उन्हें अंदर से खा रही थी। अब जय एक पेपर को फोल्ड करता है और स्पीकर के बिल्कुल पास जाकर जोर से चिल्लाता है, हेलो, कोई है वहां? तभी जेनिफर का भी सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा और डर दोनों एक साथ बाहर आते हैं। वो दरवाजे पर पूरी ताकत से पीटना शुरू करती है और चीखती है, हेल्प, निकालो हमें यहाँ से, कोई सुन रहा है मुझे? लेकिन वो लिफ्ट की मोटी दीवारें उनकी हर चीख को खा जाती हैं। उन दोनों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि बाहर उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनका असली नाइटमेयर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जय ऊपर देखता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। पूरा बिल्डिंग खाली हो चुका होगा। छुट्टी का दिन जो आने वाला था, अब खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी उसकी नजर लिफ्ट की छत पर लगे एक इमरजेंसी पैनल पर पड़ती है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण। दोनों तुरंत अपने कपड़े थोड़े ढीले करते हैं ताकि ऊपर चढ़ना आसान हो। जय नीचे बैठता है और जेनिफर उसके कंधों पर चढ़ जाती है। इस पैनिक के बीच भी जय थोड़ा मजाक करता है, तुम्हें तो चीयरलीडर होना चाहिए था।
जेनिफर भी हल्की सी स्माइल करती है, कहती है अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही वो उस पैनल को धकेलकर ऊपर झांकती है, उसकी बची कुची उम्मीद भी दम तोड़ देती है। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और लोहे की मोटी केबल्स थीं। उसका दिमाग घूम जाता है कि अगर सच में आग लग जाती तो वो दोनों तो यहां जलकर राख हो जाते। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जेनिफर पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारती है और उसका हाथ बुरी तरह छिल जाता है। जय तुरंत उसे नीचे उतारता है और उसका हाथ चेक करता है। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन जेनिफर के चेहरे पर डेस्परेशन साफ दिख रही थी। उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। वो थककर जमीन पर बैठती है और पूछती है कितना टाइम हुआ। जय अपनी घड़ी देखकर कहता है सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट? उसे लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। और जब सच में 1 घंटा बीतता है, दोनों के बीच एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी छा जाती है। जेनिफर धीमी आवाज में कहती है कि उसे रोना आ रहा है। जय माहौल हल्का करने के लिए कहता है रोना मत, मेरे पास टिश्यू नहीं है। जेनिफर उसे ऐसी नजरों से देखती है जैसे उसका खून पी जाएगी। वो बेचारा सफाई देता है कि वो बस टेंशन कम करने की कोशिश कर रहा था, पर जेनिफर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो गुस्से में उठती है और दीवार पर हाथ मारते हुए कैमरा को देखकर चिल्लाती है कि कोई मदरचोद हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। जय समझ चुका था कि इस वक्त वो दोनों सच में दुनिया से कट चुके हैं। धीरे धीरे गुस्सा ठंडा होता है तो जेनिफर थोड़ी शांत होती है। अजीब बात थी, इतनी देर से दोनों मौत के इस डब्बे में साथ थे, पर नाम अभी तक नहीं पता थे। दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी जेनिफर को जोर से प्यास लगती है। जय अपनी आधी पी हुई पानी की बोतल देता है। जेनिफर हिचकिचाती है, पर जय मजाक करता है पी लो, वरना मजबूरन वो वाइन खोलनी पड़ेगी। जेनिफर हंसती है और अपने बैग से वाइन ओपनर निकालकर दिखाती है। इस डरावनी रात में भी दोनों थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। जय कैजुअली पूछता है कि अगर हम यहाँ लंबा फंस गए तो? जेनिफर एकदम शांत आवाज में कहती है कि ट्यूसडे सुबह आने में अभी 80 घंटे बाकी हैं। 80 घंटे? जय हैरान था कि उसने हिसाब भी लगा लिया। जेनिफर हंसती है और कहती है मुझे हंसाओ मत, वरना मेरी पेशाब निकल जाएगी। और साला यही मजाक थोड़ी देर में उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। 4 लंबे घंटे बीत चुके थे। जमीन पर लेटी जेनिफर दर्द से तड़प रही थी। उसका ब्लैडर फटने वाला था। एक छोटे से डब्बे में जहां आपके पास बाथरूम ना हो, कोई औरत क्या करेगी? जय शराफत दिखाते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। अपनी जैकेट भी ऑफर करता है कवर करने के लिए, पर जेनिफर मना कर देती है। तभी जय की नजर एक खाली थर्मस बॉटल पर पड़ती है। वो बिना कुछ बोले वो बॉटल जेनिफर की तरफ आगे कर देता है। एक अजनबी के सामने एक ओपन लिफ्ट में बॉटल के अंदर जेनिफर की आंखों में शर्म, बेइज्जती और मजबूरी सब एक साथ दिख रहा था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में वो शर्म ज्यादा देर नहीं टिकी। जय ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मेरी तरफ मत देखना, मैं नहीं देख रहा हूं। कोई गाना गाओ ताकि थोड़ा कम अजीब लगे। और फिर जय खुद ही हल्के से एक धुन गुनगुनाने लगा। उसने जेनिफर को समझाया, बस ऐसा सोचो कि तुम अपने घर के बाथरूम में हो। आखिरकार जेनिफर को राहत मिली। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब पल था। लेकिन जय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों एक ही मुसीबत में फंसे हैं। कुछ देर बाद जेनिफर वापस से सड़क पर आ चुकी थी। उसकी फ्लाइट निकल चुकी थी। अब उसके पास बस पछतावा था और थोड़ी सी चिढ़। जय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चिढ़कर बोली, तुम्हारी बातें उतनी तसल्ली नहीं देती जितना तुम सोचते हो। जय ने इस बात का बुरा नहीं माना। उसने बस मुस्कुराया और अपने बैग से एक मार्कर निकाल लिया। और तब उसने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। उसने उस लिफ्ट की दीवार पर बने उस अजीब से स्टिक फिगर में कुछ और आकृतियां बनानी शुरू कर दी। एक तरह से वो अपनी घुटन और टेंशन उस दीवार पर उतार रहा था। जेनिफर ने उसे देखा और अपने मन में सोचा कि शायद ये एक अजीब सा डिस्ट्रैक्शन है, पर धीरे धीरे वो खुद भी इसमें शामिल हो गई। उसने मार्कर लिया और एक लड़की की आकृति उस दीवार पर जोड़ दी। वो बस एक छोटी सी कोशिश थी इस खौफनाक माहौल से थोड़ा सा दूर जाने की। उन दोनों के बीच एक छोटी सी हंसी गूंज उठी। जेनिफर ने हंसते हुए कहा, अगर किसी के साथ लिफ्ट में फंसना पड़े तो तुम एक अच्छे साथी साबित हो सकते हो। पर यह हल्की सी मुस्कान अगले ही सेकंड सीरियस सवाल में बदल गई। जेनिफर ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जय थोड़ा झिझकता है। वो साफ साफ जवाब नहीं देना चाहता। वो टालने की कोशिश करता है, कहता है कि वो अकेला है। ऑफिस के काम में इतना उलझा रहता है कि उसकी जिंदगी वहीं तक सिमट कर रह गई है। लोग उसे समझते नहीं हैं। जेनिफर ने एहसास किया कि जय और उसके हालात इतने अलग नहीं थे, वो दोनों ही अकेले थे। पर तभी जेनिफर के दिमाग में एक ख्याल आया,
तो फिर तुम आज रात किससे मिलने जा रहे थे? उसने पूछा। जय ने बताया कि उसने जेनिफर को पहले भी ऑफिस बिल्डिंग के कॉमन एरियाज में कई बार देखा था। उसे हमेशा लगता था कि जेनिफर में एक अजीब सी, एक अलग सी पॉजिटिव ऊर्जा है। जेनिफर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी खुशी भी। जय ने आगे कहा, तुम सच में एक अच्छी इंसान लगती हो। ये अल्फाज उस लिफ्ट की बंद और खौफनाक जगह में एक छोटी सी राहत थी। माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए जय ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और स्केच बनाने लगा। उसने जेनिफर का एक स्केच बनाया, एक अजीब सा और थोड़ा मजाक किया। जेनिफर ने भी अपना स्केच बनाया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जेनिफर को जय का स्केच बहुत पसंद आया। उसने मजाक में कहा, अगर हम यहाँ से जिंदा निकल गए तो मैं इसे अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाऊंगी। और एक पल के लिए वो दोनों भूल गए कि वो मौत के करीब फंसे थे। लेकिन पेट में होती गड़बड़ ने उन्हें वापस रियलिटी मिला दिया। जेनिफर को भूख लग रही थी और वो बस खाने की बातें करती रहती। ऐसे समय में खाने की बात करना और भूख को भड़काना बस उनके कंट्रोल के बाहर था। तभी जय ने सजेशन दिया, तो फिर क्यों ना वाइन पी लें? हम किस बात का जश्न मना रहे हैं ये जरूरी नहीं, पर इस वक्त इस वाइन को पीने का जश्न मना सकते हैं। जेनिफर ने वाइन खोली और पहला घूंट लिया। अब बस नशे में धुत होकर इस लिफ्ट में दिन गुजारना ही बाकी रह गया था। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि उनका वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वाइन का नशा धीरे धीरे उनके दिमाग पर चढ़ने लगा था। जो लिफ्ट अब तक एक मौत का डब्बा लग रही थी, अचानक किसी रोमांटिक मूवी का सेट बन गई। एक ऐसी आग लगने वाली थी जिसमें दोनों जलने वाले थे। पर उस आग के बाद जो ठंडा पानी फिरा, कसम से जय की पूरी तरह फट चुकी थी। माहौल को थोड़ा और हल्का करने के लिए जेनिफर ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरू में जय थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, झिझका, पर जेनिफर फुल मूड में थी। वो अपने स्कूल के दिनों के किस्से सुनाने लगी, कैसे वो और उसकी सहेलियां चुप चुप कर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ा करती थी। एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री जैसी वाइब बन गई थी। फिर जय ने फोन पकड़ा और जेनिफर को रिकॉर्ड करने लगा। उसने उन रोमांटिक नॉवेल्स की कुछ लाइंस इतने ड्रामेबाज और नाटकीय तरीके से बोली कि जेनिफर हंसते हंसते पागल हो गई। उसने हंसते हुए जय को रोका और कहा कि वो इसमें जरूरत से ज्यादा अच्छा है। अब बारी जय की थी। उसने पहले तो ना नुकुर की, बोला उसके पास ऐसी कोई मजेदार कहानी नहीं है। पर जेनिफर कहाँ मानने वाली थी। उसने मजाक में कहा, अगर नहीं है तो साला एक बना लो। जय थोड़ा चुप हुआ और फिर एक नए एड प्रोजेक्ट की आड़ में एक ऐसी कहानी शुरू की जो सीधा सीधा जेनिफर पर इशारा कर रही थी। उसने बताया कि एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिससे वो अट्रैक्ट था, पर ऑफिस की बाउंड्रीज ने उसे रोक रखा था। कहानी आगे बढ़ी। एक दिन ऑफिस के लोग ड्रिंक्स के लिए बाहर गए। वो लड़की उसकी कार में बैठी, ग्लव बॉक्स खाली देखा और मजाक में अपनी एक बहुत ही पर्सनल चीज वहां छोड़ दी। यहां आकर जय अचानक रुक गया। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, पर जेनिफर उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कहानी अधूरी मत छोड़ो। जय ने झिझकते हुए कहा कि उस पल में सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि वो खुद समझ नहीं पाया और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। तभी जेनिफर ने फोन नीचे रखा और सीधे पूछा, ये कहानी है या तुम सच बोल रहे हो? जय की हालत टाइट थी। उसे लगा उसने लाइन क्रॉस कर दी और उसने फौरन माफी मांगी। पर जेनिफर ने कहा अगर ये सच है तो उसे बुरा नहीं लगा। सन्नाटा छा गया। एक भयंकर टेंशन बन चुकी थी। फिर जय ने बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं? मैं सच में चाहता हूं। अगले ही सेकंड वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। उस बंद लिफ्ट की घुटन, वो डर, सब एक पल के लिए गायब हो गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी इमोशंस में बहकर जय ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरा गेम पलट दिया। उसने कहा कि जेनिफर इतनी खूबसूरत है कि उससे सच में प्यार किया जा सकता है। ये सुनते ही झटका। जेनिफर एकदम से पीछे हट गई। उसने फौरन अपने कपड़े ठीक किए और जय को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। जय बिल्कुल कंफ्यूज रह गया और तब जेनिफर ने वो बॉम्ब फोड़ा जिसने जय का दिमाग हिला दिया। उसने बताया कि कल ही वो अपने मंगेतर के पास वापस लौटने वाली थी, उसे सरप्राइज देने और अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू करने। जय का तो जैसे पोपट हो गया था। उसने चिढ़कर पूछा, तो फिर जो अभी हुआ वो सब क्या था? जेनिफर ने बड़ी ठंडी आवाज में जवाब दिया, वो बस एक पल था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अपने मंगेतर से प्यार करती हूँ। जय का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ रहा था। अगर सब कुछ इतना ही झटियाप और कॉम्प्लिकेटेड है तो वापस क्यों जा रही हो? जेनिफर ने रूखा सा जवाब दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। जय ने ताना मारते हुए कहा कि बाहर निकलकर वो उसे डेट पर ले जाएगा, पर जेनिफर ने साफ मना कर दिया। जय चुपचाप अपने कपड़े पहनता है और फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, कितना अजीब है ना, इतने छोटे से डब्बे में बंद होकर भी हम एक दूसरे से मीलों दूर हैं।
एक ऐसी दूरी जो इस लिफ्ट की लोहे की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत थी और जेनिफर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या खो दिया है। लेकिन ये दूरी ज्यादा देर तक खामोश नहीं रही। जय का चेहरा अचानक बदल गया। उसका वो आशिकाना अंदाज एकदम से गायब हो गया और उसने ठंडेपन से कहा, छोड़ो, शायद इस सब का कोई मतलब नहीं। पर उसकी आवाज और आंखों में कुछ ऐसा था जो जेनिफर को अंदर तक डरा रहा था। फिर उसने वो सच बोला जिसे सुनकर जेनिफर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक्सेप्ट किया कि जो भी उसने अब तक कहानी सुनाई थी वो सब झूठ था। वो कोई बड़ा एड एग्जीक्यूटिव या अकाउंटेंट नहीं है, और सबसे बड़ा झटका, उसका नाम जय नहीं है, उसका असली नाम है रॉबिन्स। जेनिफर की हालत टाइट होने लगी। उसने घबराते हुए पूछा कि इस सब का मतलब क्या है। तब इस हरामी ने अपनी असली औकात दिखाई। उसने बताया कि वो इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, एक ऐसी परछाई जिसे लोग हर रोज देखते हैं पर कोई नोटिस नहीं करता, एक जिंदा भूत। दुनिया के लिए वो इनविजिबल है पर वो सबको देखता है। वो लोगों को आते जाते देखता है, उनकी आदतें नोट करता है। और जेनिफर तो उसकी सबसे बड़ी ऑब्सेशन थी। साला ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक साइको स्टॉकर का जाल था। अपनी इस दीवानगी को प्रूव करने के लिए उसने अपना फोन निकाला। उसमें बिल्डिंग के सीसीटीवी की फुटेज थी, आज सुबह की फुटेज जब जेनिफर लिफ्ट के बाहर खड़ी थी। ये देखकर जेनिफर की पूरी तरह फट चुकी थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई कमीना उस पर इस तरह से हर दिन नजर रखेगा। रॉबिन्स ने बड़े आराम से बिना किसी शर्म के बताया कि ये लंबा वीकेंड इस लिफ्ट में फंसना, ये डर, ये घुटन, ये कॉन्वर्सेशन, ये सब कोई हादसा नहीं था। ये सब प्री प्लान्ड था, सिर्फ उसके और उसके बीच का एक अजीब सा कनेक्शन बनाने के लिए। और फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, कंट्रोल पैनल की ओवरराइड की। उसने पैनल खोला, सिस्टम अनलॉक किया और बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो जा सकती हो, दरवाजा खुल सकता है। जेनिफर का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो पिछले इतने घंटों से इस मौत के डब्बे में रो रही थी, तड़प रही थी, और इस भूसड़ी वाले के पास शुरू से चाबी थी। उसका डर एक भयंकर गुस्से में बदल गया। उसने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाई कि वो सीधा पुलिस को बुलाएगी, उसे सड़ाएगी जेल की कोठरी में। पुलिस का नाम सुनते ही रॉबिन्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पैनिक कर गया। उसने फौरन चाबी वापस घुमाई और झटके में उस चाबी को पैनल के अंदर ही तोड़ दिया। लिफ्ट वापस लॉक, हमेशा के लिए। जेनिफर चीख पड़ी, वो उस पर टूट पड़ी। उस छोटे से डब्बे में एक भयंकर जानवरों जैसी फाइट शुरू हो गई। एक दूसरे पर लात, घूसे, धक्का मुक्की। एक सेकंड के लिए जेनिफर को मौका मिला। उसने पास पड़ा हैवी थर्मस उठाया और पूरी ताकत से इस मादरचौथ के सर पर दे मारा। रॉबिन्स धड़ाम से जमीन पर गिरा, बेहोश। जेनिफर की सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल बाहर आने को था। उसे लगा उसने अपनी जान बचा ली। पर थ्रिलर मूवी इतनी जल्दी खत्म कहां होती है। जैसे ही वो डर के मारे उसके करीब आई चेक करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, ये कमीना अचानक होश में आ गया। एक झटके में उसने जेनिफर के बाल पकड़े। उसकी आंखों में एक खूंखार गुस्सा था। उसने बिना कोई रहम खाए जेनिफर का सर पूरी ताकत से लोहे के फर्श पर पटक दिया। एक ही वार और सब कुछ सुन्न हो गया। जेनिफर बेहोश। जब कई घंटों बाद उसकी आंख खुली तो पूरी लिफ्ट में खून की महक थी। लिफ्ट की रेड इमरजेंसी लाइट ऑन थी। उसका सर दर्द से फट रहा था और जब उसने सामने देखा तो उसकी रूह कांप गई। रॉबिन्स लिफ्ट के एक कोने में जमीन पर बैठा दीवार की तरफ मुंह करके खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा था। एक पागलपन, एक ऐसी स्टेट जिसमें अब ना कोई एस्केप बचा था और ना ही बचने की कोई उम्मीद। खूनी और कांपते हुए हाथों से जेनिफर जमीन पर बैठी है। लिफ्ट का माहौल किसी भयानक सपने जैसा हो गया है। एक कोने में रॉबिन्स बैठा है, पूरी तरह अपने दिमागी संतुलन खो चुका। वो अकेले में बड़बड़ा रहा था। वो कहता है कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो उसके करीब जाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां कोई रुकावट ना हो, जहां समय ठहर जाए। उसने ये सब इसीलिए किया था। वो इसको किसी रोमांटिक डेट की तरह सोच रहा था, एक पागलपन जिसमें वो खुद से ही बात कर रहा था। उसने लगभग मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, वो मिले, बात की, करीब आए, झगड़ा भी किया और अब अलग भी हो गए। एक पूरी कहानी, एक पूरा रिश्ता, बस एक ही वीकेंड में इस छोटी सी लिफ्ट के अंदर। ये सुनकर जेनिफर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने डर के मारे पूछा कि वो यहाँ से नहीं बच पाएगा, कोई ना कोई तो उसे ढूंढने जरूर आएगा। लेकिन रॉबिन्स के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने शांत आवाज में बताया कि इस पूरे वीकेंड सिर्फ 3 गार्ड ड्यूटी पर थे। उसने बाकी 2 गार्ड से झूठ बोल दिया था कि वो उनकी शिफ्ट भी कवर कर लेगा। इसका मतलब साफ था, मंगलवार तक इस बिल्डिंग में कोई नहीं आने वाला था। ये सुनकर जेनिफर की आंखों में आखिरी उम्मीद भी धुंधली पड़ गई।
उसे समझ आ गया था कि वो इस मौत के डब्बे में सच में फंस चुकी है। तभी रॉबिन्स कहता है कि अब उसे फैसला करना होगा कि जेनिफर के साथ क्या करना है। वो उससे पसंद करता था पर जेल भी नहीं जाना चाहता था। जेनिफर ये सुनकर गुस्से और डर से चिल्लाई, तुमने मेरा अपहरण किया है। जैसे ही उसने ये लफ्ज बोले, रॉबिन्स एकदम से भड़क गया। उसने दीवार पर पूरी ताकत से एक जोर का मुक्का मारा और चिल्लाया कि उसने कोई अपहरण नहीं किया। उसका दिमाग पूरी तरह बौखला गया था। उसने पास पड़ा थर्मस उठाया और दीवारों पर जोर जोर से मारने लगा। जेनिफर ये सब देखकर डर के मारे सुन्न हो गई थी। रॉबिन्स रोते और चिल्लाते हुए बड़बड़ा रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद उसने अचानक जेनिफर का बैग उठाया, जैसे खुद से पूछ रहा हो कि इसे खोलूं या नहीं। उसने उस बैग में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और जेनिफर को दे दिया। जेनिफर ने डर और कांपते हाथों से उस डिब्बे को खोला। उसके अंदर एक सिगार कटर और लाइटर था। रॉबिन्स ने मुस्कुराते हुए एक सिगार निकाली, उसे जलाया और उसका धुआं जेनिफर के चेहरे पर उड़ा दिया। उसने एक मजाक के टोन में जेनिफर को थैंक यू भी कहा। जेनिफर को लगा कि शायद वो उसे भी पीने के लिए ऑफर करेगा, पर उसने उसे वापस कर दिया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जेनिफर कांपते हुए चुपचाप बैठी थी जब अचानक रॉबिन्स का एटीट्यूड थोड़ा नरम पड़ा। उसने माफी मांगी और कहा कि उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। वो उसे और उस बीच पोस्टर को घूर रहा था। फिर उसने उस पोस्टर की तरफ देखा और बोला, शायद अभी भी एक मौका है। उसने एक नए जुनून के साथ अपना थर्मस उठाया और ऊपर वाली लाइट पर दे मारा। बल्ब टूट गया। उसने दिमाग लगाया कि शायद ऊपर का पैनल ढीला हो। उसने थर्मस की मदद से ऊपर के पैनल को खोलने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद हैच खुल गया। पहली बार जेनिफर के चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। रॉबिन्स ने कहा कि वो उसका सहारा बन सकता है जिससे वो ऊपर निकल सके। पहले तो जेनिफर झिझकी क्योंकि उसे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। रॉबिन्स ने अपनी शर्तें रखीं। उसने कहा कि अगर वो उसे बाहर निकलने दे तो उसे पुलिस को नहीं बुलाना होगा, बल्कि उसके साथ डेट पर जाना होगा। जेनिफर ने रोते हुए झूठा वादा किया। फिर रॉबिन्स ने अपने कंधे झुकाए और जेनिफर को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा दिया। हैच पार करते ही जेनिफर ऊपर लिफ्ट की छत पर पहुंच गई। रॉबिन्स ने नीचे से बताया कि वहां से ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा खोलकर बचा जा सकता है। पर जैसे ही जेनिफर अंधेरे और डर से भरी उस छत पर पहुंची, उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर खौफ की जगह अब एक भयंकर नफरत थी। उसने नीचे झुककर रॉबिन्स को देखा और अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया। ये इशारा देखते ही रॉबिन्स का दिमाग पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लिफ्ट में चीजें तोड़ने लगा। उसकी चीखें लिफ्ट में गूंज रही थीं। वो चिल्ला रहा था कि उसे जेनिफर को वहीं मार देना चाहिए था। और वहां ऊपर जेनिफर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। ऊपर शाफ्ट में अंधेरा था और जेनिफर को लग रहा था कि वो जीत गई, पर नीचे वो साला पागल हार मानने वाला नहीं था। जे ने फुर्ती से अपने कपड़ों को फाड़कर एक रस्सी बनाई और ऊपर चढ़ने लगा। उधर जेनिफर जान बचाकर ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी अंधेरे में से एक हाथ निकलता है और उसके पैर को दबोच लेता है। जे उसके ठीक पीछे था। उसकी तो ऐसी फट चुकी थी कि मुंह से चीख तक नहीं निकली। जे ने एक भयंकर छलांग लगाई और दोनों वापस उसी मौत के डब्बे यानी लिफ्ट में आकर बुरी तरह गिरे। जोरदार टक्कर से दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंखें खुलती हैं तो उसे समझ आ जाता है कि अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है। वो हिम्मत जुटाती है, पैनल में आग लगाती है और बिल्डिंग का फायर अलार्म ट्रिगर कर देती है। पूरा बिल्डिंग सायरन की आवाज से गूंज उठता है। स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, पर तब तक वो हरामी जे भी होश में आ जाता है। वो गुस्से में रेंगता हुआ उसके पास आता है और उसे जमीन पर पटककर बांध देता है। वो हंसते हुए कहता है कि उसकी ये बचकानी ट्रिक यहाँ काम नहीं आएगी। पानी में भीगी डर से कांपती जेनिफर की उम्मीद अब टूट चुकी थी। जे अपने हाथ में सिगार कटर लेकर उसे इस तरह डराता है जैसे आखिरी वक्त सच में आ गया हो। हार मानकर जेनिफर अपने फोन में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। रोते हुए वो दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि उसका अपहरण हुआ है। पर तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जो साइको जे अब तक उसे डरा रहा था वो अचानक से टूट जाता है। वो रोने लगता है और बताता है कि उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, पर एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। वो अंदर से अकेला था और जेनिफर उसके उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह आई थी। उसकी बातें इतनी इमोशनल थी कि एक पल के लिए जेनिफर के अंदर भी उसके लिए थोड़ी दया आ गई। पर तभी किस्मत एक आखिरी मौका देती है। बिल्डिंग में एक नया गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। कैमरास चेक करते ही उसे लिफ्ट की भयानक हालत दिख जाती है। वो इंटरकॉम पर बोलता है और ये आवाज सुनते ही जेनिफर में फिर से जान आ जाती है।
एडी भागकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो कमीना जे चालाकी से एडी को जाल में फंसा लेता है। जैसे ही एडी ने दरवाजे में हाथ डाला, जे ने लिफ्ट चालू कर दी। अगले ही पल एडी बुरी तरह लिफ्ट के बीच धंसकर कुचला गया। एक बेहद ब्रूटल मौत। जेनिफर के सामने पूरा शीशा खून से लाल हो गया। अब जे का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। उसने बेहोश जेनिफर को उठाया और चुपचाप अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। बीच में जब एडी की गर्लफ्रेंड आई तो उसने उस बेचारी को भी मौत के घाट उतार दिया और कार लेकर निकल गया। वो कार को भगाते हुए एक सुनसान जगह ले गया। जैसे ही जे बाहर निकलकर डिक्की खोलता है, भम! जेनिफर, जो इतनी देर से बेहोश होने का नाटक कर रही थी, उसने एक लोहे के जैक से उसके मुंह पर जोरदार वार किया। वो पूरी ताकत से उसे धक्का देती है, खुद कार में बैठती है और स्टीयरिंग दबोच लेती है। जे अभी जमीन पर संभल ही रहा था कि जेनिफर ने गुस्से में कार बैक की और उस मदरचोद को भयंकर टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। अपने ही खून में लथपथ जे दर्द से जमीन पर रेंग रहा था, पर अब जेनिफर वो डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने कार से बहुत आराम से जे की सिगार निकाली, उसे जलाया और एक गहरा कश लिया। एन एब्सोल्यूट बैडएस और गूज बम्स वाला मोमेंट। फिर उसने वो जलती हुई सिगार वहीं रिसते हुए कार के पेट्रोल पर फेंक दी। अगले ही सेकंड आग का एक बड़ा धमाका हुआ और जे जिंदा जलने लगा। उसकी चीखें उस सुनसान रात में गूंज रही थीं और जेनिफर, वो अपनी जलती हुई मौत को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। एक प्योर सेटिस्फैक्शन की मुस्कान, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर को अपने ही हाथों से राख कर दिया था।